मित्रों नमस्कार। तो हमारे शहर के अतीक अहमद की साबरमती से प्रयागराज की यात्रा सकुशल पूरी हो गई और मीडिया लगातार इसका लाइव कवरेज करता रहा। सब कुछ सबसे पहले सबसे तेज बताने की जो आदत है उसमें वह कितना गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व है इस घटना में भी दिखाई पड़ा, क्योंकि फोटो और वीडियो सभी सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मीडिया अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। किस चीज़ की कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, इस बात से लगभग अनजान, बस जल्दी और तेज खबर पहुंचाने की जो जल्दबाजी है उसमें अक्ल की कमी या फिर कहिए बुद्ध से कोसों दूर दिखाई पड़ने लग जाते हैं हमारे मीडिया कर्मी। तो साबरमती से प्रयागराज की तीर्थ यात्रा, तब गांधी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जागृति फिल्म का यह गाना तो हमने खूब सुना था। दूरदर्शन के टाइम में तो खूब आता था। मतलब ये मूवी भी महीने 2 महीने 4 महीने पर आ ही जाती थी किसी न किसी दिन, और चित्रहार रंगोली में नियमित बजा करता था। तो साबरमती, गांधी और साबरमती दोनों एक दूसरे से कुछ इसी तरह जुड़े हुए हैं। तो साबरमती गांधी की भूमि, वहां से अतीक अहमद ने 1300 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश पुलिस के सौजन्य से 45 लोगों की टीम 1300 किलोमीटर की सड़क मार्ग से यात्रा कराते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश का भी पूरा पर्यटन का लुत्फ लिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी यात्रा की और उसके साथ जो है हमारे पत्रकारों की, मतलब मीडिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां वो भी मज़े से अतीक अहमद के साथ लगी रही। मतलब समाज में कौन हीरो है कौन विलेन है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस टीआरपी चाहिए। और पूरा देश भी मनोरंजन करता रहा और मीडिया तो जैसे इसी बात के इंतज़ार में था कि विकास दुबे जैसा एनकाउंटर कब होगा और एक्सक्लूसिव खबर वो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और इसी कोशिश में मीडिया लगा था कि गाड़ी कहाँ पलटेगी और एनकाउंटर कहाँ होगा। हालांकि पिछले महीने जो घटना घटी थी उसमें उमेश पाल और 2 गनर, और वो 2 पुलिस वाले ही थे जिनकी गोलीकांड में मृत्यु हुई। मतलब 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। और हमारे प्रयागराज में अतीक अहमद पूरे दरबारी शान के साथ रहा करते थे। 2012 से 17 सपा सरकार, और फिर 17 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, 17 से 22 और 22 से अब तक योगी सरकार, भाजपा सरकार, और सभी माफियाओं की ऐसी तैसी शुरू हो गई। हमारे प्रयागराज में ही यमुना पार, नैनी, गंगा पार, झूसी और फाफा मऊ का क्षेत्र आता है, और शहर दोआब में जो पड़ता है गंगा और यमुना के बीच, बहुत बड़े बड़े और बहुत नामी गिरामी माफियाओं की एक लंबी श्रृंखला हुआ करती थी। और अतीक अहमद जो बाकायदा जनता दरबार लगाया करते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोग वहाँ हाजिरी दिया करते थे। वही भारत के नए सामंत, नए राजा और भी बहुत से सांसद विधायक इसी तरह बर्ताव करते हैं, जहाँ लोग न्यायालय और पुलिस के पास नहीं जाया करते, बल्कि ऐसे माफियाओं या फिर स्वयंभू नेताओं
जो खुद को राजा घोषित कर चुके हैं, भारत के सामंत हैं, उनकी सत्ता के सामने सब लोग नतमस्तक हैं। वो चाहे जिसकी ज़मीन कब्जा करें, चाहे जिसका घर कब्जा करें, और बढ़ते शहरीकरण में ज़मीनों का दाम आसमान छूने लगा है और ज़मीन सोना बन गई है। तो ये जो माफिया लोग हैं, इसी ज़मीन से भरपूर पैसा कमाते हैं और कमाते रहे हैं। तो जो पुलिस है, प्रशासन है, अगर समाज में जो अपराधी हैं, इनके बीच इनकी हनक खत्म हो जाए। हनक से अभिप्राय यही है कि अपराधी पुलिस और प्रशासन से डरें कि अगर वो कोई अपराध या ऐसी गलती करेंगे जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उनकी खैर नहीं है। पुलिस और प्रशासन उन्हें छोड़ेगा नहीं। और यह हनक जब खत्म हो जाता है, तब अपराध की जो दुनिया होती है वो बड़ी होने लगती है। तब आम लोग पुलिस प्रशासन के पास जाने के बजाय इन अपराधियों के पास जाने लगते हैं, और फिर ये अपराधी ही समाज पर शासन करने लगते हैं। तो हम सबको यह बात स्वीकार करने में जरा सा भी परहेज या हिचक नहीं होता है कि 2017 से, जब से हमारे प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से गुंडे, अपराधियों और बड़े माफियाओं का लगभग सफाया हो चुका है। अगर वो सत्ता पक्ष में हैं भी तो बहुत ही शांति से हैं, और बड़ी गाड़ियां और काफिले लेकर अब वो नहीं चलते हैं, और न तो कहीं पर हूटर सुनाई देता है। कि पता चलता था बड़े बड़े माफियाओं के 15-15, 20-20 गाड़ियों के काफिले, जो एक रंग और एक नंबर के गाड़ियां हुआ करती थी, अब वह देखने को नहीं मिलता है। हमारे नैनी में ही जब गाड़ियां इनकी गुजरती थी तो एक ही रंग की कम से कम 5-6 गाड़ियां रहती थी, जिनका एक ही नंबर होता था, और वही हूटर, सायरन की आवाज़ लगातार सुनाई देती थी, और चौराहों और रास्ते से आम लोग हट जाते थे। किसी भी चौराहे और कहीं भी ये लोग मारपीट करने लग जाते थे, और इनके लोग पुलिस से बेधड़क, बेबाक झगड़े करने लग जाते थे। तो जो हनक पुलिस और प्रशासन की होनी चाहिए थी, वह इन माफिया और गुंडों की समाज में कायम हो गई थी। तो उससे प्रदेश लगभग आज़ाद हो चुका है, और इन गुंडे और माफियाओं में डर तो है ही, और इसके पीछे एनकाउंटर और बुलडोज़र की जो राजनीति है और कार्यवाही है, वह कारगर रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की हनक अगर अपराधियों के बीच में कायम करनी है, तो उनका जो डर है वह तो स्थापित करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, और किया गया। निश्चित रूप से मानवाधिकार और जो चर्चे होंगे उसमें इन चीज़ों की आलोचना की जाएगी। अगर समाज और पुलिस व्यवस्था के पास और कोई रास्ता क्या था? अगर इनके आर्थिक साम्राज्य को न ढहाया जाए, न तोड़ा जाए, तो 2-4 साल बाद जब कोई और पार्टी सत्ता में आएगी और इनको फिर वहाँ से सांसद और विधायक बनने का मौका मिलेगा, अगर इनका आर्थिक साम्राज्य वैसे ही कायम रहेगा, तो फिर उसको दोबारा स्थापित करने और आगे बढ़ाने में इन्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी। अब जब उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर दिया जाता है, तभी वो कुछ कमज़ोर होते हैं, और उस साम्राज्य को फिर से स्थापित करने और चलाने में नए सिरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में उनकी संपत्ति को जमी दोज किया जाना बहुत ज़रूरी है। पता चलता है किसी अपराधी के मकानों और चल अचल संपत्तियों को जब सीज किया जाता है या उन पर बुलडोज़र चलाया जाता है, 100, 200, 500 करोड़ का नुकसान बहुत आसानी से हो जाता है, और वो आर्थिक क्षति को तुरंत भरपाई तो नहीं ही की जा सकती है।
अब सोचिए, जब हमारे प्रयागराज में काफ़ी दिनों बाद उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ, तो वह उसी हनक की लड़ाई थी कि लोग एक बड़े माफिया गैंगस्टर से, जिसकी पूरे क्षेत्र में तूती बोलती थी, उसका डर खत्म होने लगा था। उसके फोन कॉल पे लोग पैसे नहीं दे रहे थे, या जो भी उसका आर्थिक साम्राज्य है उसको चलाने में असुविधा होने लगी थी, क्योंकि उसको स्थापित करने और चलाने के लिए जिस तरह का टेरर चाहिए होता है, लोगों में डर चाहिए होता है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो अपराधी की आर्थिक ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। या जो भी गुंडा माफिया है, अब पुलिस के जो मनोविज्ञान है उसको भी देखिए तो कुछ ऐसे ही है। जो अपराधी हैं या लोग हैं जो अपराध करते हैं, उसमें पुलिस और प्रशासन का डर होना आवश्यक है। और उसी डर को बनाए रखने के लिए दिन दहाड़े, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मास्क के, खुले चेहरे के साथ आराम से 7-8 लोग जो बेहद कम उम्र के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो पूरी ताकत से, दिलेरी से, दुस्साहस से किस तरह से हमला करते हैं। और उमेश पाल की हत्या के दौरान सब सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, और वो चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो अपराधियों का दुस्साहस इसे कहा जाता है कि वो किसी मकसद के लिए या जिस काम के लिए आए हैं, वो उसे पूरे बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं, और लोगों के बीच डर स्थापित करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड हैं, और यह कारनामा उन्होंने किया। अब पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस डर को बनाने में जो जिस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई है, उस डर को खत्म करने के लिए उनके साथ उतनी ही सख्ती से पेश आया जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि फिर पुलिस और प्रशासन पर भरोसा जो जनता का है वह कितने दिन और कैसे कायम रह जाएगा, यह सोचने की बात है। क्योंकि जब अपराधी ज्यादा ताकतवर दिखेगा तो लोग पुलिस और प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, और सरकार के नाकाम होने की यही निशानी होती है। इससे पहली सरकारों में यही हो रहा था कि ढेर सारे जनता दरबार लगने लगे थे। हर सांसद, विधायक, माफिया और गुंडा अपने आप को दिखाने में लगा हुआ था, और वो बाकायदा दरबार लगाता था। लोग फरियादी की तरह वहाँ हाजिर होते थे और राजा जी अपना फैसला सुनाते थे। तो ये भारत के जो नए सामंत हैं, इनसे मुक्त होने की जरूरत है, और इसके लिए प्रशासनिक क्षमता और कौशल ही इन पर अंकुश लगाए तो बेहतर है। एक अपराधी और माफिया को नियंत्रित करने के लिए दूसरे समाज, जात या लोगों को माफिया और अपराधी बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुलिस और कानून व्यवस्था अपने काम को सुचारू ढंग से करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस पर काबू पा सकेंगे, और इस तरह के माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाला जो प्रोजेक्ट है वह आगे न बढ़ सके। इस बात के लिए कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना सरकार की ही जिम्मेदारी है कि कोई और माफिया न बने, और जनता का भरोसा पुलिस और प्रशासन पर कायम रहे। क्योंकि माफिया और गुंडे भी अपने को रेलिवेंट रखने के लिए समाज में वो अब भी उतने ही ताकतवर हैं, यह साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें निरंतर करते रहते हैं। अब सोचिए, जब योगी सरकार बनी 2017 में, तब हमारे इस शहर का नाम इलाहाबाद ही था, और अतीक अहमद और बाकी जो अपराधी थे, माफिया थे, जिन पर तमाम मुकदमे दर्ज थे, हत्या, लूट और अपहरण के बहुत सारे मुकदमे, वो या तो सरेंडर कर दिए या फिर एनकाउंटर में मारे गए। तो बहुत बड़े जो माफिया थे, जो अपने अपराध को व्यवसाय में परिवर्तित कर सके, और अपराध के माध्यम से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी उन्होंने खड़ा कर लिया। क्योंकि जब आप एक बड़े अपराधी हैं, आपसे लोग डरते हैं, ऐसे में आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं
तो कोई और कंपटिशनर आपके बीच नहीं आता और मनचाहा मुनाफा आप हासिल करते रहते हैं। तो जो ये बड़े माफिया गुंडे हैं, इन्होंने एक बाकायदा बिजनेस मॉडल बना लिया है और एक बड़े बिजनेस पर कब्जा भी कर लेते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो सबसे महंगी ज़मीनें होती हैं वो इन्हीं के हाथ में रहती हैं। और मानी हुई बात है, बड़े बिजनेस, बड़ी महंगी ज़मीनें, सब कुछ इन्हीं के नियंत्रण में चला जाता है। तो 2017 में जब योगी सरकार बनी, हमारा शहर इलाहाबाद हुआ करता था और अर्ध कुंभ मेले के दौरान, उससे पहले ही कुछ समय, इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो इलाहाबाद के अतीक अहमद, इसीलिए मैंने जो थंबनेल बनाया है यही लिखा है, इलाहाबाद के प्रयागराज बनने। और इस दौरान प्रदेश के बहुत सारे जेलों में अतीक अहमद यात्रा करते रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले। और इस बार जो साबरमती की उनकी यात्रा है, वहाँ से प्रयागराज के लिए अगले ही दिन कोर्ट में सुनवाई है, वही उमेश पाल अपहरण और दूसरे मामलों में। अब देखिए क्या फैसला होता है और प्रशासन किस तरह से रास्ते निकालता है। और प्रशासन की हनक कायम रहे, हम लोग यही चाहते हैं। एक आम शहरी और आम नागरिक इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। बस पुलिस और प्रशासन को ईमानदार और जवाबदेह बने रहने की आवश्यकता है और जनता और आम आदमी के हित में अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।